हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। 21 सेशन, आलेखन में रेखा, आकृति एवं लय की महत्व। आलेखन बेसिकली फ्लोरल पैटर्न को बोलते हैं। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? चंबा की रेखाएं लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। डिस्क्रिप्शन है, चंबा की रेखाएं लाल व काले रंग से बनाई गई हैं। इस शैली के चित्रों में कोमल और बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। इस शैली की रेखाओं में जहांगीर कालीन मुगल शैली की विशेषताएं आपको इसका इन्फ्लुएंशियल रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ग्वास रंगों की प्रकृति अपारदर्शी होती है। ऑप्शन में हाँ, अपारदर्शी, अपारदर्शी या फिर ओपैक। ओपैक टेक्निक बेसिकली थिक कलर्स, लाइक ग्वाश टेक्निक में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं पोस्टर कलर। पोस्टर कलर को ग्वाश टेक्निक में रखा गया है जस्ट बिकॉज कि वाइट, किसी भी कलर्स में जब हम वाइट कलर के पिगमेंट्स को ऐड करते हैं उसका जो टेक्सचर होता है उसे ग्वाश टेक्निक कहते हैं। ग्वाश टेक्निक का डिफिनेशन है, ग्वाश रंगों की प्रकृति अपारदर्शी होती है। ग्वाश का अर्थ गाढ़ा लेप होता है। चित्रों में प्रायः पोस्टर, तैल रंग या फिर टेम्परा माध्यमों से इस प्रकार के अपारदर्शी रंग लगाए जाते हैं। तैल, पोस्टर तथा टेम्परा चित्रण में अधिकतर अपारदर्शी रंगत यूज़ किए जाते हैं। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, बस वाटर कलर जो होता है, वाटर कलर वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। बाकी जितने कलर्स होते हैं आप उनको वो अपारदर्शी में रखे जाते हैं। इवन एक्रेलिक कलर आप ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी यूज़ कर सकते हैं और ओपैक टेक्निक, दोनों टेक्निक में अगर पूछा जाए तो सारे ही कलर्स होते हैं अपारदर्शी। सिर्फ वाटर कलर जो हमारा होता है वो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ग्वास रंगों की प्रकृति अपारदर्शी होती है, ओपैक टेक्निक। इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध कौन है पहचानना है। रूप, भाव, वर्ण या चित्रकार। देखिए, रूप, भाव और वर्ण ये तीनों पेंटिंग्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन चित्रकार तो एक बेसिकली आर्टिस्ट हो गया, तो ये असंबद्ध हो जाएगा। इसका डेफिनेशन देख लीजिए थोड़ा। रूप, भाव तथा वर्ण चित्र रचना के मूल तत्व है, जबकि चित्रकार इन तत्वों का प्रयोग करके पेंटिंग्स को रेडी करते हैं। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने रेज ऑफ लाइट, प्रकाश में, इन्होंने विबग्योर कलर्स की खोज की थी। VIBGYOR। सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं काफ़ी एग्जाम्स में कि विबग्योर का सीक्वेंस लगाइए, तो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ से रेज ऑफ लाइट, ये एक प्रिज्म था, प्रिज्म के द्वारा ये रेज ऑफ लाइट 7 कलर्स उनको दिखाई दी। यहाँ पर सूरज है, ठीक है, इसके थ्रू डिपिक्ट किया गया है कलर्स, विबग्योर कलर। यहाँ पर एक अच्छी बात और बता दे रही हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। कलर्स तो पता चल गया विबग्योर। देखिए, रेज ऑफ लाइट इधर से आ रही है, रेड, ऑरेंज और येलो, ये 3 कलर जो है ये वार्म कलर हैं, गर्म रंग। और ये जो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, ये जो कलर्स हैं ये कूल कलर हैं, ठंडे रंग। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन से हैं? तो 4 कलर्स को बताना है। वो 4 कलर्स हैं CMYK, CMYK, ये शॉर्टकट है। और के को की कलर्स कहा जाता है, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये 4 कलर्स हैं ऑफसेट कलर्स। और ये कलर्स यूज़ कहाँ होते हैं? तो ये प्रिंटिंग प्रोसेस में, ठीक है, प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पर दिखता है।
जिन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये कलर्स दिखाई देते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर अच्छा चित्र पाने के लिए हम RGB कलर्स और CMY के कलर्स का यूज़ करते हैं। जब हम प्रिंटिंग निकालते हैं ना, तो ये CMY के कलर्स के थ्रू ही प्रिंटिंग हमारा निकलता है कलरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस रंग को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो ग्रे कलर कौन कौन से कलर को मिक्स करेंगे तो ग्रे कलर बनेगा? ब्लैक एंड वाइट कलर को मिक्स करने पे ग्रे कलर बनता है। तो ग्रे कलर को ही हिंदी में तटस्थ रंग भी बोलते हैं। तटस्थ रंग के साथ एक्रोमेटिक, इंग्लिश में एक्रोमेटिक कलर भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए एक्रोमेटिक कलर्स कौन से हैं, तो वो हैं ब्लैक एंड वाइट कलर्स, उनको मिक्स करके ग्रे कलर बनता है। और तटस्थ रंग कौन से हैं, वो भी हैं ब्लैक एंड वाइट, उनको मिक्स करके ग्रे कलर बनते हैं। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो कौन से 2 कलर्स को मिक्स करेंगे तो हमारे ब्लैक कलर्स बनेंगे? भूरा और नीला रंग मिलाने पर काला रंग बनेगा। कौन से रंगों में अधिक बहार होता है? तो अधिक बहार गर्म रंग में होता है। और गर्म रंग होते कौन कौन से हैं? तो येलो, ऑरेंज और रेड। हम कैसे पहचानेंगे ये गर्म रंग है? तो देखिए, वो कलर जो सूरज की रोशनी के पास हो, वो कलर जो आग के पास हो, ये सारे कलर्स जो गर्मी वाले डार्क कलर्स होते हैं, जिन्हें देख के हमारी आंखें जलन महसूस करें, वो वाले कलर्स होते हैं वो वाले कलर्स येलो, ऑरेंज और रेड होते हैं। और ठंडे रंग को कैसे पहचानेंगे? लाइक कोई कलर्स देखिए जो आंखों को सुकून मिले। ब्लू कलर को देखते हैं तो कितना रिलीफ मिलता है। ग्रीन कलर, ये सारे कलर ठंडे रंग हैं। वॉलेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग पहचानना है कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है नारंगी, लाल और पीला। तो तीनों कलर्स गर्म रंग हैं। निम्न में से गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग को पहचानना है, निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, हरा ठंडा रंग है, बैगनी भी ठंडा रंग है, भूरा वो कलर्स हो जाता है। लाइक इसको तो डिफरेंट कलर्स में रखते हैं ना, तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, लाल रंग। लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग है पराक्रम का प्रतीक। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंग का हिस्सा नहीं है। तेज गर्म रंग का हिस्सा कौन सा कलर नहीं है? तो ब्लू कलर, नीला रंग नहीं है। कौन सा ठंडा रंग है? तो ठंडा रंग पहचानना है, पीला गर्म रंग है, लाल गर्म रंग है, काला और सफ़ेद जो कलर होता है वो तटस्थ रंग है। तो यहाँ पर ठंडा रंग है नीला। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं जो ठंडक दे, वो कलर्स होते हैं ब्लू और ग्रीन, मतलब नीला और हरा। देखिए ऑप्शन में कुछ अनदर कलर्स हैं, लाइक लाल और पीला, ये गर्म रंग है। काला सफ़ेद एक्रोमेटिक कलर, तटस्थ रंग है। प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग है हरा रंग। बैगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है? बैगनी रंग राजसी का प्रभाव देता है। बैगनी रंग शान, महत्व, राजसी प्रभाव को व्यक्त करने वाला है। यह शीतल, रक्तकण वर्धक तथा क्षय रोगनाशक है। इसे एकाग्रता और बुद्धि का रंग भी माना जाता है। इसके प्रयोग से काम भाव मजबूत होता है। कौन सा शीतल रंग ग्रुप है? तो शीतल रंग को पहचानना है, पीला, लाल, नारंगी, ये गर्म रंग है। दूसरा है नीला, हरा, नीला, बैगनी, ये ठंडे रंग है। और इसमें ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये वाला है ठंडा रंग और ये दोनों गर्म रंग है। इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों गर्म रंग है और ये वाला ठंडा रंग है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला वर्ड है। सबसे ज़्यादा जो सामंजस्य उत्पन्न होता है, सामंजस्य बेसिकली कहते हैं हार्मनी को। हार्मनी कलर्स डिपिक्ट होते हैं रेड और ग्रीन।
किस वर्ड में कंपन गति सबसे अधिक होती है? कंपन गति सबसे अधिक होती है कौन से कलर में? तो सबसे ज़्यादा कंपन गति बैंगनी रंग में होती है। किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी सबसे अधिक होती है? वो कौन सा कलर है? रेड कलर है। देखिए VIBGYOR ये जो सीक्वेंस है, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी और कंपन गति सबसे कम होती है रेड कलर में, और वॉलेट में कंपन गति सबसे अधिक होती है। यहाँ पर रेड में सबसे कम होती है लेकिन वॉलेट में सबसे अधिक होती है, और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और वॉलेट में तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। वर्ड क्या है? वर्ड मीन्स कलर। कलर क्या है? कलर है प्रकाश के गुण, प्रकाश की संपत्ति या प्रकाश के गुण। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा। हमें वस्तुओं का रंग बोध प्रकाश की किरणों के द्वारा ही होता है। ये प्रकाश की किरणें वस्तु से प्रतिबिंब होकर रेटिना दृष्टिपटल तक पहुंचती हैं। अतः रंग प्रकाश के गुण, प्रकाश की संपत्ति है। ऊर्जा का जो विकिरण हम नेत्रों से अनुभव करते हैं, जो हम आँखों से देखते हैं, उसे ही वर्ड कहते हैं। देखिए मानो ह्यूमन बीइंग 378 कलर अपनी आँखों से देख सकते हैं, और प्रकाश के जो कलर होते हैं वो होते हैं RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। और पदार्थ के रंग जो प्राथमिक कलर होते हैं वो होते हैं रेड, येलो और ब्लू। वर्ड क्या है? वर्ड मीन्स कलर। वर्ड क्या है? प्रकाश के गुण। रंग क्या है? रंग भी है प्रकाश के गुण। वर्ड के कितने गुण होते हैं? वर्ड के टोटल कितने गुण होते हैं? वर्ड रंग को कहते हैं। रंग के 3 गुण होते हैं। वो 3 गुण कौन कौन से होते हैं? ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। अब यहाँ डिस्क्राइब कर लेते हैं। ह्यू होता है नेम ऑफ कलर, लाइक रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। ये जो कलर्स होते हैं वो ह्यू के ड्यूरेशन में रखे जाएंगे। वैल्यू मीन्स लाइट एंड डार्क शेड, लाइट एंड डार्क इस तरह कह सकते हैं कि जैसे रेड कलर है तो रेडिश टोन दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर है ब्लूइश टोन दिखाई दे रहा है। इस तरह के टोन्स को बोलते हैं वैल्यू। इंटेंसिटी बोलते हैं जिसमें वाइट कलर की प्योरिटी होती है। इंटेंसिटी में हम रैम्ब्रा की पेंटिंग द नाइट वॉच है ना, द नाइट वॉच है रैम्ब्रा की पेंटिंग। उसमें देखिएगा बैकग्राउंड में पूरा डार्क कलर है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट पर है उसको फोकस किया गया है, वो बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है। उस पेंटिंग को कह सकते हैं इंटेंसिटी के ड्यूरेशन में रखा जा सकता है। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? कोई भी कलर्स को जब पैलेट में लीजिए, जब हम बार बार मिक्स करेंगे तो उसका क्या मान खत्म हो जाएगा। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या बोलते हैं? हल्केपन और गहरेपन उसे टोन बोलते हैं, तान। और टोन होते कितने हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। टोन 3 होते हैं, 3। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्लास ड्रॉ किया, ठीक है, ग्लास सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम कौन सा टोन देंगे? लाइट टोन। सबसे पहले सपोज कीजिए लाइट टोन, इस तरह से लाइट, फिर अब मिडल टोन देंगे, मिडल, फिर डार्क टोन, बिल्कुल डैप। 3 टोन्स होते हैं। रंग को टेक्निक भाषा में क्या कहते हैं? तो रंग को टेक्निक भाषा में ह्यू कहते हैं। ह्यू मीन्स नेम ऑफ द कलर। यहाँ पर इंद्रधनुषीय रंग को बताना है। विबग्योर कलर सीक्वेंस भी याद कर लीजिए, VIBGYOR एग्जाम में सीक्वेंस आ जाते हैं। इसका 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने खोज किया था। एक प्रिज्म, एक कांच से उन्होंने 7 विबग्योर कलर्स को देखे थे। वो कलर्स हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल।
कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? कौन सा कलर है जो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? बैगनी भी है, नारंगी भी है, नीला भी है, भूरा नहीं है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो विबगो कलर्स में टोटल 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। नीले का पूरक या विरोधी रंग है, देखिए सबसे पहले हम कलर्स के बारे में बता लेते हैं। प्राइमरी कलर्स जो होते हैं रेड, येलो और ब्लू, जब इन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करेंगे तो हमारे सेकेंडरी, रेड येलो मिक्स किए ऑरेंज बना, ब्लू येलो मिक्स किए ग्रीन बना, ब्लू और रेड मिक्स किए वॉलेट बोल लीजिए या फिर इंडिगो, ये कलर्स वॉलेट। तो इस तरह से देखिए, एक सेकेंड, हाँ, रेड का अपोजिट हुआ ग्रीन, वॉलेट का येलो, ब्लू का ऑरेंज, इस तरह से एक दूसरे का अपोजिट कलर हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीले का पूरक रंग हो जाएगा। नीले का कौन सा जा रहा है, सॉरी, हाँ, नीले का कौन सा जा रहा है, ऑरेंज पर जा रहा है, तो नीले का नारंगी हो गया। अब यहीं देख लेते हैं पीले का, तो पीला ढूंढिए कहाँ गया, रेड का ग्रीन हो जाएगा, लाल का हो जाएगा हरा, लाल का हरा हो गया, और पीले का बैगनी हो गया, बैगनी का पीला। अब लास्ट बचा नारंगी, नारंगी किसका हो जाएगा, नीले का, नीले का नारंगी हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करें। बैगनी रंग विरोधी है, तो अपोजिट कलर बताइए, बैगनी का कौन सा है, बैगनी का हो जाएगा अपोजिट कलर पीला। विरोधी रंग कौन सा है, विरोधी रंग मीन्स अपोजिट कलर्स रेड और ग्रीन, लाल और हरा है। लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है, तो लाल रंग के साथ जो हरे रंग का यूज़ करते हैं वो कौन सा इफेक्ट उत्पन्न करता है, इसके बारे में बताना है। सो राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ण विरोधी, वर्ण विरोधी इफेक्ट देता है। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स पहचानना है, कौन सा है, ऐसे रंग जो एक दूसरे का मिश्रण ना हो, क्योंकि रेड, येलो और ब्लू एक दूसरे का मिक्सचर नहीं है, ये प्योर अपने में प्योरिटी कलर्स हैं। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस भी बताया गया है, हरा, बैगनी, नारंगी द्वितीय रंग सेकेंडरी कलर है, क्योंकि इन्हें प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाया जाता है। जब हम पीला और नीला मिक्स करते हैं तो हरा रंग बनता है, नीला और लाल मिक्स करते हैं बैगनी रंग बनता है, लाल और पीला मिक्स करते हैं तो नारंगी। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप एक बार प्रैक्टिकल कलर्स को ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस कभी रॉन्ग नहीं होंगे, एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है पीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, जब हम पीला और लाल मिक्स करेंगे तो नारंगी रंग बनेगा। निम्न में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा। नारंगी कलर्स, ऑरेंज कलर हम कब बनाते हैं, जब हम लाल में पीला मिक्स करते हैं, पीला एवं लाल मिक्स करने पे नारंगी रंग बनता है। समान अनुपात में नीले और लाल रंग लाल के मिश्रण से उत्पन्न होता है। जब हम ब्लू में रेड कलर मिक्स करेंगे तो हमारा वॉलेट कलर बन जाएगा, बैगनी रंग। मूल रूप के समूह कौन से हैं, मूल रूप के समूह कौन से हैं पहचानना है। पीला, लाल, नीला, लाल और पीला, और ये कौन से कलर हैं, प्राइमरी कलर हैं। प्राइमरी कलर मीन्स प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3। कौन कौन से प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, येलो और ब्लू प्राइमरी कलर्स होते हैं। फिर ये 3 कलर्स जब मिक्स करते हैं, रेड येलो मिक्स किए हमारा ऑरेंज बना, येलो ब्लू मिक्स किए, येलो और ब्लू मिक्स करने पे ग्रीन बनेगा, और जब हम रेड और वॉलेट ब्लू मिक्स करेंगे तो वॉलेट बनेगा। और ये 3 कौन से कलर हैं, तो ये 3 हैं हमारे सेकेंडरी कलर। अब 1 प्राइमरी मिक्स किए सेकेंडरी कलर बन गया, और 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी मिक्स करने पर टर्सरी कलर्स बनते हैं, और टर्सरी कलर की संख्या 6 होती है।
द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं। द्वितीयक श्रेणी मीन्स सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? तो हरा, बैगनी और नारंगी। कैसे हुआ? क्योंकि जब हम लोग प्राइमरी कलर्स को एक प्राइमरी को मिक्स किए तो हमारा सेकेंडरी कलर बन गया। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग का समूह का हिस्सा नहीं है? तो कौन से रंग नहीं है द्वितीयक पहचानना है? द्वितीयक रंग पीला नहीं है, पीला है प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स। द्वितीयक रंगों के सही समूह को चुनिए। द्वितीयक रंग के सही समूह को चुनना है। रंगों का सही समूह है नारंगी, बैगनी और हरा, और ये तीनों प्राइमरी कलर्स है, प्राथमिक रंग। निम्न में से पूरक रंग नहीं है। बेसिकली पूरक रंग कहते किसे हैं? तो अपोजिट कलर को कहते हैं। ठीक, तो हमें पहचानना है अपोजिट कलर कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम रेड, येलो और ब्लू। फिर एक और डायग्राम बनाए, प्राइमरी कलर्स हो गया। अब रेड येलो मिक्स किए ऑरेंज, सेकेंडरी कलर। ब्लू और येलो मिक्स किए ग्रीन, सेकेंडरी कलर। अब ब्लू और रेड मिक्स किए तो वॉलेट, ये भी सेकेंडरी कलर। अब हम एक दूसरे का अपोजिट कलर देख लेते हैं। तो अपोजिट कलर रेड का ग्रीन, वॉलेट का येलो, ब्लू का ऑरेंज, ये एक दूसरे का अपोजिट कलर है। अब क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं। तो लाल का हरा, ये सही है, अपोजिट कलर है। और यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो देखिए बड़ा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं लाल का हरा है, ठीक, और बैगनी का पीला है और नीले का नारंगी है। प्राथमिक रंग को द्वितीय रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है। जो प्राइमरी कलर्स को सेकेंडरी कलर्स में जब हम मिक्स करते हैं तो उसे टर्शरी कलर कहते हैं, तृतीयक रंग। अब कैसे कहते हैं ये भी क्लियर कर लेते हैं। सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया। सबसे पहले प्राइमरी कलर रेड, येलो और ब्लू। फिर सेकेंडरी कलर रेड येलो मिक्स किए ऑरेंज, ब्लू येलो मिक्स किए ग्रीन, और ब्लू और ऑरेंज मिक्स किए तो वॉलेट। अब देखिए 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी मिक्स करेंगे तो टर्शरी। कैसे? तो देखिए कैसे। रेड और ऑरेंज मिक्स किए, रेडिश ऑरेंज, ये टर्शरी कलर है। येलोइश ऑरेंज, ये भी टर्शरी कलर है। येलोइश ग्रीन, ये भी टर्शरी कलर है। ब्लूइश ग्रीन, ये भी टर्शरी कलर है। ब्लूइश वॉलेट, ये भी टर्शरी कलर है। और रेडिश वॉलेट, ये भी टर्शरी कलर है। तो टोटल टर्शरी कलर की संख्या 6 होती है। अब आप समझ गए होंगे डायग्राम के थ्रू किस तरह से क्वेश्चंस टर्शरी कलर्स का है। तटस्थ रंग कौन सा होता है? तटस्थ रंग के बारे में बताना है कौन सा होता है। तो तटस्थ रंग को ही एक्रोमेट्रिक कलर कहते हैं, एक्रोमेटिक कलर। तो एक्रोमेटिक कलर कह लें, ये तटस्थ रंग कह लें। काला और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा समीपवर्ती वर्ण नहीं है? समीपवर्ती वर्ण कैसे पहचानेंगे? तो एक दूसरे से पास पास वाले रंग, जैसे येलो, येलोइश ऑरेंज और रेड, ये तीनों समीपवर्ती रंग हैं। मतलब एक ही श्रेणी के, एक ही फैमिली के जो कलर्स होते हैं, लाइट, मिडल, डार्क टोन, उसे समीपवर्ती रंग कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है, नहीं है पहचानना है। तो राइट आंसर नीला हो जाएगा। नीला कैसे हो गया आप सोच रहे होंगे? जस्ट बिकॉज देखिए येलो कलर, ऑरेंज कलर, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड, येलो, ऑरेंज, ये तीनों देखिए एक तीनों सिमिलर है, लाइट, मिडल, डार्क कह लें। और अब ब्लू का अगर टोन होता तो ब्लू कलर हो जाता, ब्लू का ब्लूइश लाइट हो जाता, ब्लूइश डार्क, इस तरह से कंपोज करके कलर व्हील के अकॉर्डिंग, सिंपल जैसे हमने कलर व्हील लिया। कलर व्हील में जब हम कलर्स को डिपिक्ट करते हैं तो जैसे रेड था, रेड के आसपास वाले कलर, तो रेड के आसपास वाला कलर कौन सा हुआ? एक साइड येलो हो जाता है, एक साइड ऑरेंज हो जाता है। इसलिए हमारा ये तीनों सही है और गलत कौन सा है? तो नीला गलत है। यहाँ पर डायग्राम देखिए कौन कौन सा प्राइमरी कलर है। येलो प्राइमरी कलर और ब्लू प्राइमरी कलर, रेड प्राइमरी कलर। फिर सेकेंडरी कलर कौन सा हुआ? जब हमने येलो और ब्लू मिक्स किया तो ग्रीन कलर बना, तो ग्रीन कौन सा? सेकेंडरी कलर हो गया। जब हमने ब्लू में रेड मिक्स किया तो वॉलेट कलर बना, वॉलेट सेकेंडरी कलर हो गया। जब रेड में येलो मिक्स किए तो ऑरेंज बना, तो ये ऑरेंज सेकेंडरी कलर हो गया। अब देखिए यहाँ येलो से जब हम ऑरेंज की तरफ, ग्रीन की तरफ जाते हैं तो
येलोइश ग्रीन होता है, ये टर्शरी कलर है। ब्लू से ये ग्रीन की तरफ आते हैं तो नीला हरा, ये भी टर्शरी कलर है। यहाँ आते हैं तो नीला बैगनी, ये भी टर्शरी कलर है। और फिर यहाँ जाते हैं तो ब्लूइश रेडिश पर्पल हो जाता है, मतलब लाल बैगनी, ये भी टर्शरी कलर है। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो लाल नारंगी बनता है, ये भी टर्शरी कलर है। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो पीला नारंगी बनता है, ये भी टर्शरी कलर है। तो टोटल टर्शरी कलर 3 है, 6 हैं, सॉरी टर्शरी कलर 6 है, 3 प्राइमरी हैं और 3 सेकेंडरी हैं। लाल, लाल नारंगी और नारंगी रंग योजना कहलाती है। तो ये सारी कहेंगे समीपवर्ती रंग, क्योंकि एक दूसरे के पास वाले कलर्स हैं। किस रंग में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है? एक ही कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट जो टोन्स होते हैं, डिफरेंट टोन्स, वो क्या कहलाते हैं? तो उसको कहा जाता है एक वर्णीय रंग योजना। एक वर्णीय रंग योजना मीन्स मोनोक्रोमेटिक कलर, मोनोक्रोमेटिक कलर, जो एक ही कलर से हम एक कॉम्पोजिशन रेडी करें लाइट, मिडल और डार्क टोन के थ्रू। काले व सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकार किया गया है? काले और सफ़ेद रंग मीन्स एक्रोमेटिक कलर्स को तटस्थ रंग के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं RGB, RGB प्रकाश के प्राथमिक रंग है। और पदार्थ के प्राथमिक रंग है रेड, येलो, ब्लू, दोनों कलर्स याद रखिएगा। तो कौन सा कलर यहाँ पे, कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए इज़ राइट, लाल, नीला और हरा। निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी पीले रंग में। लाजवर्द लैपिस ल्यूजी का नाम क्या है? लैपिस ल्यूजी कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर, तीव्र नीला रंग। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्लियर कर देते हैं, लैपिस ल्यूजी की खोज भारत में कब हुई? और ये जो कलर है ये अफ़गानिस्तान से आयात हुआ, अफ़गानिस्तान से, क्योंकि इससे पहले भारत में ब्लू कलर यूज़ नहीं किया जाता था, अफ़गानिस्तान से आया। कब आया? अजंता में यूज़ किया गया है गुफा नंबर 16 में, गुफा नंबर 16 में पहली बार किया गया है। 400 टाइम ड्यूरेशन है, 400 BC में ये भारत आया था लैपिस ल्यूजी कलर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किन रंगों का प्रयोग हुआ है? काले रंग का। देखिए पूछा जा रहा है कि मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग यूज़ किया गया है। मिट्टी के बर्तन लाइक अर्थन पोएट्री वगैरह बनाई गई है, रेड कलर से पूरा पोएट्री बना हुआ है। कौन सा कलर है? तो रेड कलर है। रेड कलर से पूरी पोएट्री बनाने के बाद इस पर जो डिज़ाइन, मीनाकारी, लाइक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह बनाए गए हैं वो ब्लैक कलर से बनाए गए हैं। ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त रंगते हैं। ऑस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग आपको रंगते बताना है। 24 ह्यूज़ 24 हैं और इन्होंने 4 प्राइमरी और 8 सेकेंडरी कलर्स माने हैं ऑस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग। सो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा C, 24 रंग। ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त 24 रंगों में रंगते हैं। वे 3 रंगों को 8 समूह में बांटते हैं, जैसे एक समूह में 8 रंग। देखिए इन्होंने टोटल 4 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी बताया है। पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को चक्र में प्रस्तुत किया? तो इन्होंने चक्र में जो प्रस्तुत किए थे वो टोटल 24 ह्यूज़ था और 8 कह लें, 4 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी 8। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों को एक चक्र में प्रस्तुत किया, जिसमें 4 प्राइमरी थे। कौन कौन से थे? पीला, लाल, नीला, हरा और प्राथमिक हो गया, और द्वितीयक नारंगी, बैगनी, नीलमणि और पिताय हरा।
ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग हैं? प्राथमिक रंग 4 हैं, 4 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी, और टोटल 8 हो गए। और उनके कलर ह्यू में 24 कलर ह्यूज दिखाई देते हैं। ओस्टवाल्ड रंग की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की? तो देखिए, ओस्टवाल्ड बिलोंग करते थे जर्मन से। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा? तो इन्होंने टोटल 4 कलर्स को, अपने प्राइमरी कलर्स हो गए उनके, 4 सेकेंडरी, उस तरह से एज्यूम कर लें। 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है। जो 7 रंग होते हैं एक ही वृत्त में, वो विबग्योर होते हैं, VIBGYOR। इसकी खोज 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने किया है, और इसे कहते हैं इंद्रधनुषीय रंग, विबग्योर कलर्स को। 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है। तो देखिए, विबग्योर नहीं होगा, इंद्रधनुषीय, तो वो तो विबग्योर कलर 7 कलर्स हो गए। पूछा जा रहा है कि ये वर्ण चक्र है, तो अगर इसे घुमाएंगे 7 कलर्स को तो क्या बोलेंगे? इसे कलर व्हील ही तो बोलेंगे, रंग चक्र। मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार 5 प्राइमरी कलर्स हैं, प्राथमिक रंग। देख लेते हैं कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन नहीं किया गया, खैर कोई नहीं। देखिए, मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंग 5 हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिकन थे। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है नेवी ब्लू। और ये झंडे, जो भारतीय झंडे हैं, इसकी खोज किए थे, डिज़ाइन किए थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया है फ्लैग को। भारतीय झंडे का प्रयुक्त रंग चक्र का रंग है नेवी ब्लू, केसरिया, श्वेत और हरे रंग की 3 पट्टियां हैं। तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है। केसरिया सैफ्रॉन कलर्स जो है वो सबसे ऊपर तथा ग्रीन रंग सबसे नीचे। मध्यम पट्टी में श्वेत रंग होते हैं। केंद्र में गहरे नीले रंग की नेवी ब्लू रंग की तीलियां चक्र होती हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। चक्र का प्रारूप सारनाथ स्थित अशोका स्तंभ पर अंकित धर्मचक्र के समरूप है, जिसके गहरे नीले रंग नेवी ब्लू से बनाया जाता है। उसे गहरे रंग से नेवी ब्लू से बनाया जाता है। केसरिया रंग साहस, बल, त्याग एवं निस्वार्थ की भावना का द्योतक है। श्वेत रंग सत्य और शांति का तथा हरा रंग विश्वास, शौर्य तथा धरा की हरियाली, राष्ट्र की खुशहाली का प्रतीक है। मध्य अंकित चक्र निरंतर गति। चक्र पूछता है कि क्वेश्चन आया हुआ है, चक्र का सिंबल क्या है? तो निरंतर गति, सत्य का प्रतीक है। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? सेम क्वेश्चन आ गया ना, चक्र किसका प्रतीक है? तो ये है निरंतर गति का प्रतीक। सबसे पहले हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया गया था सचिंद्र नाथ बोस एवं सुकुमार, और फिर फाइनली कंप्लीट जो हुआ है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। वर्ष 1904 से 6 तक स्वामी विवेकानंद के शिष्य निवेदिता ने सर्वप्रथम नीले, पीले और लाल रंग के तिरंगा झंडा बनाया था। तो सबसे पहले कौन बनाया? निवेदिता। निवेदिता कौन थी? स्वामी विवेकानंद की स्टूडेंट थी, जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। नीले के ऊपर सफ़ेद रंग के स्टार्स बनाए गए थे, जबकि लाल रंग से सूरज और चंद्रमा का प्रतीक बनाया गया था। रेड कलर से सूरज और चंद्रमा को प्रतीक को डिपिक्ट किया गया था। वर्ष 1906 में पहली बार कलकत्ता में पारसी बागान में 7 अगस्त को नारंगी, पीले और हरे रंग की पट्टियों वाला ध्वज फहराया गया, जिसे कोलकाता
ध्वज या कमल ध्वज के रूप में जाना जाता था। कोलकाता ध्वज या कमल ध्वज के रूप में जाना जाता था। इसमें हरा सबसे ऊपर तथा लाल सबसे नीचे, मध्य में पीला रंग था। मध्य के पीले रंग में वंदे मातरम तथा नीचे लाल रंग के भाग में सूरज व चांद बनाए गए थे। झंडे को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने डिज़ाइन किया था। तो ये राइट आंसर हो जाएंगे डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? तो अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। और कैसी, यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव का जो यूज़ हुआ है अजंता में, वो काल्पनिक पर्सपेक्टिव का यूज़ हुआ है। काल्पनिक पर्सपेक्टिव और रेखा 20 प्रकार की। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता गुफा की चित्रशैली की विशेषता है। अजंता की चित्रकला की अपनी शैली है जो चित्रकला की अन्य शैलियों से भिन्न है। अजंता के चित्रों में रेखांकन का प्राधान्य है, जिसमें चित्रों की रूपरेखा भावमय और सप्राण है। अजंता में करीब 20 प्रकार की रेखाएं शैलियाँ अजंता शैली की विशेषता है। पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के चित्र लय एवं गतिपूर्ण हैं। पूर्व मध्यकालीन का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पूर्व मध्यकालीन या प्राकृत कला के चित्रों में लय एवं गतिपूर्ण है, क्योंकि इस शैली के रंगों की कोमलता होते हुए भी रेखाएं कर्कश, मुद्राएं उग्रता लिए तथा आकृतियों में अंग भंगिमाएं अकड़ जकड़ मतलब तंग मूवमेंटेबल लाइंस बनाई गई हैं ऐंठन युक्त। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग क्या है? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग गेरू, अगर गेरू ऑप्शन में नहीं होगा तो इंडियन रेड भारतीय लाल। प्रागैतिहासिक स्थलों से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय और कलाकृतियों गेरुआ रंग से उत्कीर्ण है, इसलिए अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग गेरुआ है। प्रागैतिहासिक मृदभांड संस्कृति गेरुआ रंग के लिए प्रसिद्ध है। मृदभांड बेसिकली होता है पॉटरी। हाँ, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं से बने हैं। यह भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है। इन चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। खनिज रंग कौन कौन से होते हैं? गेरू, रामरज, हिरोंजी आदि को चर्बी में मिलाकर घोल करके लगाया जाता था। इन चित्रों में गति, आवेग एवं उन्मुखता है। निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? प्राचीन विशेषता थी रेखा। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? खनिज रंग, मिनरल्स कलर। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है। सबसे पहले लाइन ड्राइंग्स के थ्रू ही केव्स वगैरह पे पेंटिंग्स होती थी स्टार्टिंग टाइम में। रेड ऑक्साइड किन रंगों से मेल खाता है? रेड ऑक्साइड बताना है किस रंग से मेल खाता है, तो वो इंडियन रेड भारतीय लाल रंग से। डेफिनेशन है, रेड ऑक्साइड भारतीय लाल इंडियन रेड रंग से मेल खाता है। इसे आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? भारतीय कला का रंग विधान मीन्स वर्णिका भंग, मीन्स कलर स्कीम। वर्णिका भंग रंग विधान को कहते हैं। देखिए 6 हैं, 6 पंडित यशोधरा की जय मंगला पुस्तक है, उसमें 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। पहले नंबर पर रूपा भेदा, दूसरा है प्रमाणा, तीसरा है भाव,
चौथा है लावण्य योजना, पांचवा है सादृश्यम और छठा है वर्णिका भंग। रूपाभेदा अपीयरेंस ऑफ नॉलेज, प्रमाण मेजरमेंट, भाव एक्सप्रेशन, लावण्य योजना ग्रेसफुल ब्यूटी, सादृश्यम सिमिलैरिटी और लास्ट है वर्णिका भंग मीन्स कलर स्कीम। निम्न में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो देखिए प्रमाण, रूप, भाव ये पेंटिंग्स का ही पार्ट है। लिपि डिफरेंट है। लिपि बेसिकली कैलीग्राफी वगैरह कह लें। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला में 4 रूप भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्रफलक एवं लघु चित्रांकन देखने को मिलता है। रूप, प्रमाण, भाव भारतीय चित्रकला के 6 अंग है। ये है ना रूपाभेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यम, वर्णिका भंग। पंडित यशोधरा की पुस्तक जयमंगला में इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। और लिपि डिफरेंट है। लिपि किसको बोलते हैं? लाइक कैलीग्राफी कह लें, कैलीग्राफी डिफरेंट, तो लिपि उसी को कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे आउटलाइनिंग ही तो बोलेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, आकार। आकार एक शेप। फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्राइंग की, सपोज कोई पॉट हम लोगों ने बनाया, तो ये क्या, ये बाहर की चीज़ें जो है ये आउटलाइनिंग कह लें, ये एक शेप बन गया, आकार। डिस्क्रिप्शन है किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे आकार कहते हैं। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। किसके थ्रू सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं कलाकार? तो वो रेखा के थ्रू भी कर सकते हैं, रूप के थ्रू भी और कलर्स, रंग के थ्रू भी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। कलाकृति की रचना में चित्रकार रेखा, रूपाकारों तथा रंगों द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। सामंजस्य उत्पन्न करने में तान का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि टोन के थ्रू ही तो हम सामंजस्य मीन्स हार्मनी को डिपिक्ट करेंगे पेंटिंग्स में। फॉर एग्जांपल हमने कोई पेंटिंग बनानी है, तो जब तक उसमें हार्मनी का क्रिएशन नहीं होगा, टोन का क्रिएशन नहीं होगा, तब तक तो वो पेंटिंग बिल्कुल अधूरी लगेगी। टोन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, लाइट, मिडल और डार्क टोन। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सामंजस्य बनाने के लिए, हार्मनी को डिपिक्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग एवं रंगों व स्वरों की भिन्नता। सो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्योंकि जब हम कोई पेंटिंग क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें अननेसेसरी की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, उचित बनावट भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भर जाए, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव स्पेस भी होनी चाहिए। इस तरह से कंपोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक तत्वों से बचना चाहिए। रंगों और स्वरों की भिन्नता के साथ उचित बनावट का उपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छे से कंपोस्ट करना चाहिए, अट्रैक्शन भी होना चाहिए, उसमें एस्थेटिक भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? चित्रकला में सबसे अधिक महत्व किसका है? सबसे ज़्यादा महत्व चित्रकला में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चित्रकला में सबसे ज़्यादा महत्व रंग का है। अगर पूछा जाता है स्केचिंग, रेखांकन में रेखा का, और कलर्स चित्रकला, जब हम पेंटिंग बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कलर, क्योंकि कलर के थ्रू तो अच्छी पेंटिंग डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा। चित्रकला में रंग का सर्वाधिक महत्व है। रंग से ही रूप चित्रित किया जाता है। चित्र में भाव की अभिव्यक्ति के साथ सादृश्य उपस्थित करने के लिए भी रंग का पूर्ण ज्ञान और उचित प्रयोग अति आवश्यक है। चित्र में रेखा क्या डिपिक्ट करती है? चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है। सो राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। डिस्क्रिप्शन है, चित्र के माध्यम से चित्रकार कैनवस पर
संस्कृति और सामयिक अभिव्यक्ति को उकेरता है। चित्र वस्तुतः सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट अंग है। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, चित्र को उभारती है और प्रवाह पैदा करती है। सीधी घुमावदार, सीधी घुमावदार, मोमेंटेबल, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिज, हॉरिजॉन्टल आदि के सभी शब्द किस तत्व को वर्णित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेखा। देखिए लाइंस भी डिपिक्ट कर दे रहे हैं। सीधी लाइन ये हो जाएंगी, सीधी लाइन ये वाली हो जाएंगी, वर्टिकल लाइन। मोमेंटेबल लाइन ये वाली हो जाएंगी, घुमावदार, मूव हो रही हैं। जिगजैग ये वाली हो जाएंगी, विकर्ण हो जाएंगी, डायगोनल ये वाली। क्षितिज, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हो गई। तो ये सारे लाइंस हैं। ये सारे लाइंस कहाँ पे डिपिक्ट होते हैं? रेखा में। डिस्क्रिप्शन है थोड़ा। सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिज आदि सभी शब्द रेखा को वर्णित करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। और इम्प्लाइड लाइंस, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। और ये दो डॉट्स और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? तो ये इम्प्लाइड लाइंस है, खाली रेखा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आया भी है एग्जाम में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए? चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए? केंद्रीयता प्रायः यांत्रिक केंद्र के समीप होना चाहिए, यांत्रिक केंद्र के समीप। कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में स्वीकार किया जाता है, रेखा के रूप में। इसका डिस्क्रिप्शन है, कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु का प्रयोग रेखा के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? रंग के साथ रेखा का महत्व है। 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है। 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र बहुभुज कहलाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र बहुभुज कहलाता है। आयत तथा वर्ग 4 रेखाओं द्वारा, एक त्रिभुज 3 रेखाओं द्वारा घिरे होते हैं। कौन सा वाक्य सही नहीं है बताना है। आकृति को रूप मिलता है। आकृति को रूप किससे मिलता है? आकृति को रूप मिलता है लाइट एंड शेड से, छाया प्रकाश से। इसका डिस्क्रिप्शन है थोड़ा। छाया प्रकाश से आकृति को आरोपित नहीं होती है। रेखाओं, वर्णों, छाया प्रकाश तथा धरातलीय गठन के प्रयोग से चित्र तल का निश्चित अंकन रूप कहलाता है। आकृतियों से स्पष्ट होता है। आकृति से एक रूप का क्रिएशन होता है, एक फॉर्म का। हमने कोई शेप ड्रॉ किया, ये शेप है तो किसका क्रिएशन होगा? एक फॉर्म, रूप का ही तो क्रिएशन होगा। अंडाकार आकृति कैसा होता है? कैसा प्रभाव देता है? अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? अंडाकार आकृति लावण्य, ग्रेसफुल, ब्यूटी, अट्रैक्शन देती है। इसका डेफिनेशन है थोड़ा। डिस्क्रिप्शन, अंडाकार आकृति ग्रेस, सौंदर्य, चार्म्स, निरंतरता, परसेप्शन, सृजनता, क्रिएटिविटी का भाव लाती है। त्रिभुजाकार आकृति शाश्वता, आयताकार आकृति स्थायित्व, विलोम त्रिभुजाकार आकृति लिप्तता का प्रभाव देती हैं। भाव कला को क्या देता है? भाव कला को एक अभिव्यक्ति देता है, एक्सप्रेशन। कला मनुष्य की वह रचना है जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है। अपने मनोगत भाव को सौंदर्य के साथ दृश्य रूप में व्यक्त करना ही कला है। यह वह भाव अभिव्यक्ति है जो शीघ्रता से
मन को छू सके, अर्थात भाव कला को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। आचार्य क्षेमराज के अनुसार अपने स्व किसी न किसी वस्तु के माध्यम से व्यक्त करना ही कला है और यह अभिव्यक्ति चित्र, नृत्य, मूर्ति, वाद्य आदि के माध्यम से होता है। इस प्रकार कला मनुष्य की सौंदर्य भावना को मूर्त रूप प्रदान करती है। चित्र में प्राण आता है। चित्र में किससे प्राण आता है? रंग से, लय से या रेखा से? सो राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी से। कोई भी पेंटिंग में जान डालनी होगी, स्केचिंग करेंगे, अच्छे से कलर अप्लाई करेंगे और उसमें मूवमेंट भी होना चाहिए, जब तो परफेक्ट पेंटिंग लगेगी। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। चित्र में प्राण प्रवाह रंग, रेखा, लय के संयोजन से होता है। सतत आंतरिक एकीकरण भावपूर्ण होता है। चित्र भावपूर्ण होता है और लय चित्र का प्राण ही नहीं बल्कि उसके आकार और आलेखन आदि की अंतिम अवस्था भी होती है। मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम एक कलर है, एक कलर का ही एक ही रंग का विभिन्न डिफरेंट लाइक हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ब्लू कलर के लाइट, मिडल और डार्क टोन को अप्लाई करके कोई भी सिंगल कलर से पेंटिंग कंप्लीट करना, उसे ही मोनोक्रोमा कहते हैं। डिस्क्रिप्शन है, मोनोक्रोमा एक ही रंग की पेंटिंग, ड्राइंग, डिज़ाइन या एक रंग की तस्वीर अथवा रंगों का वर्णन है। यानी मोनोक्रोम में एक ही रंग की विभिन्न तानों को प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुत करते हैं। स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? स्कम्बलिंग कहते हैं मोटे रंग की पारदर्शिता। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कैनवस सेलेक्ट किया, इस तरह से कैनवस पे आप अप्लाई कीजिए कि नीचे का भी बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा हो, उसे स्क्रम्बलिंग कहेंगे। स्क्रम्बलिंग का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। स्क्रम्बलिंग एक चित्रकारी टेक्निक है जिसमें मोटे रंग की पारदर्शी परत दूसरे किसी रंग के ऊपर पेंट की जाती है। लाइक हमने कोई सरफेस पेंट किया, उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स अप्लाई करें और नीचे का भी कलर हमें शो हो रहा हो, उस तरह की पेंटिंग्स में स्क्रम्बलिंग का यूज़ होता है। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? चित्र रचना संभव नहीं है, क्या है? देखिए, सरफेस जब तक नहीं होगा, धरातल, तब तक आर्टिस्ट पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर है, लाइंस है और शेप है, तो क्या उसके थ्रू पेंटिंग पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, जब तक हमारे पास सरफेस नहीं होगा। सरफेस में हम कैनवस, लाइक वुड हो गया या फिर म्यूरल वॉल हो गया और पाम लीव्स हो गया, पेपर हो गए, ये सारा सरफेस होता है आर्टिस्ट का। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। किसी भी धरातल या भूमि पर चित्र अंकन किया जाता है तो उसका विस्तार या अंतराल दो दिशाओं में होता है। सर्वप्रथम चित्रकार चित्र आकृति की लंबाई चौड़ाई का विचार करने के बाद चित्र रचना करता है, तो उसका विस्तार दो दिशाओं में होता है, इसीलिए इसे हम द्विआयामी भी कहते हैं। जबकि द्विआयामी चित्र में गहराई का विचार करने पर त्रिआयामी अंतराल की सृष्टि हो जाती है। चित्र रचना के समय चित्रकार के सामने चित्र का धरातल उसके मन का दर्पण होता है। चित्रकार अपने मन में विभिन्न प्रकार की कल्पना, इमेजिनेशन करते हैं, संपूर्ण संसार को चित्र में स्थान देते हैं। इस प्रकार सृजन के लिए उसे अंतराल को अलग अलग पक्षों में विभाजित करना पड़ता है। कला के तत्व अंतराल से किसी न किसी प्रकार संबंधित होता है। अंतराल में सभी प्रकार के रूपों का संयोजन किया जा सकता है। चित्र के धरातल में कितने आयाम होते हैं? चित्र के धरातल में आयाम बताना है कितने होते हैं, तो टोटल 2 आयाम होते हैं। चित्र में कितने आयाम होते हैं? सेम क्वेश्चन, 2 आयाम होते हैं। ठोस में कितने आयाम होते हैं? कोई भी सॉलिड चीज़ें हैं तो उसमें कितने आयाम हो जाएंगे?
उसमें 3 डायमेंशनल 3 आयाम होता है। ठोस हो गया कोई भी चीज़ तो हम उसे टच कर सकते हैं, मूवमेंटेबल घूम के देख सकते हैं, तो वो 3 डायमेंशनल हो गया, 3 आयाम। किसी ठोस की कितनी सतहें होती हैं? ठोस चीज़ें जो होती हैं उसकी 6 सतहें होती हैं। वो 6 कैसे होती हैं देख लेते हैं। देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई स्पष्ट होता है, इसलिए 6 सतहें होती हैं। निम्न में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है? सेब नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ईट का शेप इस तरह हो गया, ठीक। उसके बाद सेकंड हो गया डिब्बा, कोई डिब्बा बनाएंगे वो भी, उसमें भी घन होगा। बुक बनाएंगे वो भी सेम, बुक भी वैसे ही होता है, बुक में भी घन होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कहाँ पर नहीं होता है, तो एप्पल में नहीं होता है, जस्ट बिकॉज एप्पल का शेप ये वाला हो गया, तो एप्पल में हो ही नहीं सकता। पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है। कैसा रूप होता है इन सब का? पुस्तक, डिब्बे, संदूक एवं ड्राइंग बोर्ड, इनका बुक होता है घनाकार। घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है। कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा? सी इज राइट, समकोण होता है वो। द्विआयामी कला है, 2 डायमेंशनल आर्ट कौन सी है? 2 डायमेंशनल है पेंटिंग, चित्रकला। और मूर्तिकला 3 डायमेंशनल, पात्रकला 3 डायमेंशनल और संस्थापन भी 3 डायमेंशनल है। और 3 डायमेंशनल कहते किसे हैं? 3D, जो हम चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं, लेकिन पेंटिंग्स को हम देख नहीं सकते हैं चारों तरफ से मूव होकर के। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? एक कंप्लीट जो पेंटिंग्स बनाते हैं उसमें टोटल 3 ग्राउंड होते हैं, 3। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कौन कौन से वो 3 ग्राउंड होते हैं। एक पूर्ण चित्र में 3 सतह होती हैं जो इस प्रकार हैं: फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड और लैंडस्केप ग्राउंड। अग्रभूमि में टुकड़ा पीसेस को मड़ा फ्रेम जाता है, मतलब जो अग्रभूमि सामने का होता है उसके पीसेस को फ्रेम किया जाता है। पृष्ठभूमि में दूरी और अनुभूति होती है। मिडल ग्राउंड में चित्र के समस्त बिंदुओं को समाहित किया जाता है। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न तानों में की गई है? मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो रेड कलर के टोन में है, पॉपुलर वुड पे बनाया गया है, 1501 से 1504 तक में कंप्लीट कर दिया गया है और आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है और ये एग्जिबिट है लूव्र म्यूजियम पेरिस में। ये भी याद रखिएगा जो रेड कलर के टोन में बनाया गया है, वुड कौन सा है? तो पॉपुलर वुड पर, कैनवस वगैरह पे नहीं बनाया गया है, पॉपुलर वुड पर बनाया गया है। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम होते हैं? वैसे तो पेंटिंग 2 डायमेंशनल होती हैं, लेकिन जो ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसको 3 डायमेंशनल भी कुछ लोग कहते हैं। वैसे तो यहाँ पर राइट आंसर 2D ही कराया गया है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, डॉट और डॉट, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं रेखा। परस्पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, परस्पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को भी रेखा ही कहते हैं। समांतर रेखा, समांतर रेखा के क्या अर्थ हैं? समांतर रेखा के अर्थ बताना है, सो राइट आंसर हो जाएगा ए, जो आपस में नहीं मिलती है। समांतर रेखाएं इस तरह से, फॉर एग्जांपल हमने कोई रूम, आप देखिएगा कभी जब भी फ्री रहिएगा, रूम हो गया, रूम में कभी भी ये रेखाएं मिलती हुई नहीं दिखाती हैं, बस ये यूं 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 जाती रहती हैं। एक आकृति के किनारे को कहा जा सकता है, एक आकृति के किनारे को क्या कहा जा सकता है? एक आकृति के किनारे को बाह्य रेखा कहा जाता है।
बाह्य रेखा आउटलाइन देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। आउटलाइन एक कलात्मक टेक्निक है जिसमें कलाकार कोई वस्तु, पदार्थ या किसी दृश्य की बाह्य रेखा बनाता है। रेखाओं के द्वारा कागज़ पर ऐसा चित्र उभर कर आता है जो दृश्य की बाह्य रेखाएं होती हैं। इस ड्राइंग का उद्देश्य है जिस दृश्य वस्तु का चित्रण किया है उसकी बाह्य रेखाएं, लाइक हमने कोई पेंटिंग्स बनाई है तो उसकी आउटलाइनिंग को ही बाह्य रेखा कहते हैं। वह रेखाएं जो एक दूसरे के अनुकरण करती हैं, एक दूसरे का अनुकरण करती हैं, उन्हें कहते हैं। जो रेखाएं एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन रेखा को बोलते हैं आवृत्ति रेखाएं। त्रिज्या होती है, त्रिज्या व्यास का आधा। एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है। एक वृत्त हो गया और उसके व्यास त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? 2.1। वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का। सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर्स का यूज़ किया जाता है समांतर रेखाएं खींचने में। समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति होती है। समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति कैसी होती है? न्यून कोण होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, अतः इसको कोणों की प्रकृति न्यून कोण होता है। त्रिज्यु कोण कौन सा है? त्रिज्यु कोण है 180 डिग्री का। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कौन सा होता है? 2 समकोण। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। 180 डिग्री समकोण 90 डिग्री का होता है, अतः त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 2 समकोण 90 + 90 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं कहलाता है। जब उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। डिस्क्रिप्शन है, वह त्रिभुज जिनकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज, और जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं होती हैं उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे कहते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा पूछा जा रहा है, सो राइट आंसर हो जाएगा परिधि। उसे परिधि कहते हैं। पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? पिरामिड का तिर्यक फलक त्रिकोणीय आकार का होता है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा रेखा कहलाती है। एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? लंब भुजा को घूर्णन करने से शंकु बनता है।
औजारों से खींची गई रेखा होती है। औजारों से खींची गई रेखा कौन सी होती है? जब हम कोई औजार से रेखाएं खींचेंगे तो वो कठोर रेखा होंगी, हार्ड। चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें राउंड ब्रश भी यूज़ करते हैं, फ्लैट भी यूज़ करते हैं, फिल्बर्ट ब्रश भी यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर समांतर रेखा खींचने का यंत्र है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन है टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर समांतर रेखा खींचने का यंत्र है। यह दो भागों को मिलाकर अच्छी किस्म की सूखी लकड़ी या पारदर्शक सेल्यूलाइड की बनाई जाती है। लंबी पट्टियों को ब्लेड तथा छोटी पट्टियों को हैंड कहते हैं। जो लंबी पट्टियाँ उसे ब्लेड कहते हैं, छोटी को हैंड कहते हैं, छोटी पट्टी को। ये आपस में स्क्रू द्वारा 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। इसका आकार टी जैसा होता है, इसलिए इसे टी स्क्वायर कहते हैं। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? अलंकारिक, जब हम कोई अलंकारिक आलेखन बनाते हैं, फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह, तो वो लयात्मक रेखाओं के द्वारा बनाते हैं, मूवमेंटेबल लाइंस के थ्रू। अलंकारिक आलेखन लयात्मक रेखाओं के द्वारा बनाए जा सकते हैं। जब किसी इकाई की निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति होती है तो व्यवस्थित लय प्राप्त होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः अलंकारिक चित्रण में किया जा सकता है। विकर्ण मापनी क्या है? विकर्ण मापनी 3 अंक मापनी है। पैटर्न है। पैटर्न क्या है? पैटर्न अलंकारिक आलेखन है। अलंकारिक आलेखन को ही पैटर्न कहते हैं। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं, लय कहते हैं। डिस्क्रिप्शन है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति को निरंतरता लय कहते हैं। लय समस्त कलाओं की आत्मा और गति का आधार है। चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को कहा जाता है। आकर्षण केंद्र बिंदु होने को क्या कहा जाता है? प्रभाविता कहते हैं, इम्फेसिस। संबद्धता का सिद्धांत प्रतिपादित है। संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से प्रतिपादित है। प्रविधि कला कहलाती है। प्रविधि कला कौन सी कला कहलाती है? निर्मेय को कहते हैं प्राविधिक कला। डिस्क्रिप्शन है टेक्निकल आर्ट को ही तो प्राविधिक कला कहते हैं। टेक्निकल आर्ट कहते हैं ज्यामितीय में किसी ज्यामितीय निर्माण से संबंधित समस्या को निर्मेय कहते हैं। निर्मेय कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है वह जिसका निर्माण करना है। इसमें केवल पटरी और पराकर का प्रयोग होता है, मतलब रूलर और कंपास का। तक्षण कला कहते हैं। तक्षण कला बेसिकली स्कल्प्टर मूर्ति कला को कहते हैं। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कौन सा होता है? अस्थिर होता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अस्थिर, अशांति, लिप्तता व परिवर्तन। आयताकार का प्रभाव दृढ़ता, स्थिरता, शक्ति एवं एकता है। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? चक्राकार रेखाएं गति, मूवमेंट को डिपिक्ट करती हैं। जैसे इस तरह की रेखाएं हैं तो वो क्या डिपिक्ट करेंगी? गति। डिस्क्रिप्शन है
चक्राकार रेखाएं गति, शांति, उत्तेजना, निरंतरता तथा पूर्णता का प्रभाव छोड़ती हैं। सीधी खड़ी रेखाएं उच्च महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, शक्ति, स्थिरता एवं शाश्वतता जगाती हैं। सीधी क्षैतिज रेखाएं मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि का प्रतीक हैं। कड़वत एवं तिरछी रेखाएं जिसे मोमेंटेबल लाइंस बोलते हैं, वो दौड़ने की स्थिति, नृत्य, खेलने कूदने आदि के समय हाथ पर पैर की स्थिति कड़वत होती हैं। कोणीय रेखाएं असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता की घोतक होती हैं। एक पुंजीय रेखा जो लाइट्स रिफ्लेक्शन करती है, वो शोभा, प्रसार, स्वच्छंदता, अभिलाषा को प्रकट करती हैं। प्रवाही रेखाएं गति, माधुर्य, लावण्य आदि को डिपिक्ट करती हैं। चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? चक्राकार रेखाएं जो मोमेंटेबल लाइंस होती हैं वो गति का डिपिक्शन करती हैं। कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? कोणीय रेखाएं पूछा जा रहा है, जैसे कोणीय रेखाएं कौन से भाव प्रकट करेंगी? व्याकुलता, बेचैनी। चित्र में कड़वत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? कड़वत रेखाएं, जब पेंटिंग्स में कोई कड़वत रेखाएं होंगी तो वो व्याकुलता, बेचैनी को उत्पन्न करेंगी। कौन सी रेखाएं व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक हैं? व्याकुलता का प्रतीक कौन सी रेखाएं हैं? कड़वत रेखाएं हैं। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस डिपिक्ट करती हैं शांत का। जब जैसे ये वाली लाइन से जब कोई सो रहा होता है तो कितना शांत भाव में सो रहा होता है ना, लेटा हुआ, तो वो शांत का प्रतीक है। लंबवत रेखा व्यक्त करती हैं। लंबवत रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? लंबवत रेखा इस तरह की रेखा हो गई वर्टिकल लाइंस। हाँ, वर्टिकल लाइंस। तो लंबवत रेखा डिपिक्ट करती हैं सो राइट आंसर इज बी, शक्ति को डिपिक्ट करती हैं लंबवत रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं घोतक है। क्षैतिज रेखाएं निश्चलता का प्रतीक है। यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप होरियोग्राफिक अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? तो होरियोग्राफिक लिपि का अध्ययन हम करते हैं मतलब मिस्र की कला में। डिस्क्रिप्शन है होरियोग्राफिक लिपि का। प्राचीन मिस्र की चित्रों द्वारा की जाने वाली लेखन शैली को सामान्यतः चित्रलिपि, चित्राक्षर शैली या हेरोग्लिफिक कहा जा सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में सचित्र प्रतीक या संकेत होते हैं। अंग्रेजी शब्द हेरोग्लिफिक का अर्थ होता है पवित्र लिपि। हेरोग्लिफिक लिपि की खोज हुई थी मिस्र में। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या है? दूरदृष्टि लघुता, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ। एक्चुअली दूरदृष्टि लघुता पर्सपेक्टिव को कहते हैं। तो पर्सपेक्टिव में राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई है। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी है? 4.5 सेमी। 4.5 सेमी। न्यूज़पेपर का देख लेते हैं थोड़ा। सामान्य अखबार का एक कॉलम का चौड़ाई लगभग 4 सेमी होता है। यदि दोनों कॉलमों के अंतर को जोड़ दिया जाए तो चौड़ाई लगभग 4.5 सेमी हो जाएगी। ध्यातव्य
यह है कि हिकी बंगाल गजट भारत का प्रथम प्रमुख समाचार पत्र है, जिसका 1780 में स्टार्टिंग इन्वेंशन हुआ बंगाल में, कोलकाता में। प्रकाशन के क्षेत्र में मापन की 36 इकाई पिका, देखिए मापने की इकाई पिका कहते हैं। कॉलम की चौड़ाई सामान्यतः पिकाज कहते हैं उसे, और 1 इंच में लगभग 6 पिकाज होते हैं, 6 पिकाज। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है गुप्त शैली में। गुप्त शैली को कला का भारत में इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इनमें से पेवड़ी क्या है? पेवड़ी है पीला रंग, येलो कलर। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? देखिए पेवड़ी वाला क्वेश्चन अभी 2021 में आया हुआ है पीजीटी एग्ज़ाम में। तो आदि मानव कलर्स में यूज़ करते थे, एक सेकेंड, चर्बी के बने रंग मिलाकर, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर यूज़ करते थे। डिस्क्रिप्शन है, आदि मानव गुफाओं के अंदर रंगों से सनी तुलिका ब्रश को कहते हैं, ब्रश तथा नुकीली कठोर पत्थर से चित्र उकेरते थे, मतलब वो हार्ड स्टोन से सरफेस को इंग्रेव करते थे। रंगों को वह जानवरों की चर्बी द्वारा बनाए, मतलब जो जानवरों की चर्बी में मिनरल कलर्स को ऐड करके वो सरफेस पर अप्लाई करते थे। इसके अलावा आदिमानव चित्रांकन के लिए कई सतह के रंगों का उपयोग करते थे। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे, ज़्यादा गेरू से पेंटिंग्स मिली हैं, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थीं। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग बनाना शुरू कर दिए थे। लकड़ी या कोयले से भी इन्होंने पेंटिंग्स की हैं, चारकोल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते हैं? सूअर की चर्बी। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में, सेम क्वेश्चन, रंगों में मिलता है पशुओं की चर्बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नीला रंग आयातित होता है। नीला रंग अफगानिस्तान से आयातित होता है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, नीला रंग लाजवर्द चूर्ण फारस या अफगानिस्तान की बदख्शा नामक पहाड़ी के खानों से निकाला जाता था, जो आक्सस नदी के किनारे स्थित है। 6ठी शताब्दी के पहले के बने हुए अजंता की दूसरी गुफा में चित्रों में इस रंग का प्रयोग किया गया है।